नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपी टॉक्स चश्मा उतार के। आप सोच रहे होंगे कि मैंने खुद अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा है और मैं आपसे कह रहा हूं चश्मा उतार के। ऐसा क्यों? दोस्तों, दरअसल मैं आपसे इस चश्मे को उतारने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उन चश्मों को उतारने की जिसके रंग कई बार हम अपनी आंखों पर चढ़ा लेते हैं। चश्मा विचारधारा का, चश्मा सत्ता और विपक्ष की राजनीति का, चश्मा किसी पार्टी किसी राजनेता के समर्थक होने का, चश्मा बुद्धिजीवी होने का, चश्मा राष्ट्रवादी होने का। होता क्या है दोस्तों कि इन चश्मों के रंगों के चलते कई बार हम अपने आसपास होने वाली घटना को और खबरों को उसी रंग से देखते हैं और सच्चाई से चूक जाते हैं, गहराई तक जा नहीं पाते हैं या केवल किसी एक ही पहलू को देख पाते हैं, दूसरे पहलू को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए कई बार ये जरूरी हो जाता है कि अपने आंखों से इन चश्मों को उतार करके बगल में रख दिया जाए और किसी भी घटना को और किसी भी खबर को उसकी जड़ तक जाकर के उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश की जाए। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपने आसपास होने वाली हर घटना, हर खबर को देखिए, सोचिए, जानिए, लेकिन चश्मा उतार के। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम ऐसी ही एक खबर का विश्लेषण करेंगे चश्मा उतार के। दरअसल पिछले हफ्ते एक खबर आई कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, अप्रैल 2025 के आसपास। उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 4.19 ट्रिलियन के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और हम जापान की अर्थव्यवस्था को ओवरटेक कर जाएंगे। हम जापान से भी आगे निकल जाएंगे। यानी कि केवल 3 देश ही ऐसे होंगे जिनकी अर्थव्यवस्था हमसे आगे है। एक है अमेरिका, दूसरा है चाइना और तीसरी है जर्मनी। वहीं पर नीति आयोग के सीईओ मिस्टर MVR सुब्रमण्यम, इनका कहना है कि 2 से 3 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी की अर्थव्यवस्था को भी ओवरटेक कर जाएगी। हम जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे और हम बन जाएंगे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, यह खबर सचमुच में बहुत ही बड़ी खबर है, खुशी की खबर है और हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन कुछ देर के लिए काम करते हैं, अपनी आंखों पर से इस गर्व के चश्मे को निकाल करके बगल में रख देते हैं और अब मैं आपके साथ कुछ आंकड़े साझा कर रहा हूं, कुछ नंबर्स दिखा रहा हूं। आप जरा उस पर गौर फरमाइए। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नापने के लिए कई मापदंड होते हैं। अभी हमने जीडीपी नॉमिनल की बात की, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अब हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की, यानी कि प्रति व्यक्ति आय की। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति आय सालाना है $2,880। इसको अगर हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो ये साल का आ जाता है कुछ 2.5 लाख रुपए के आसपास, यानी महीने के 20,000 रुपए। भारत में एक आम आदमी महीने के 20,000 रुपए कमा लेता है। चलिए अब इस आंकड़े को कंपेयर करते हैं जापान के साथ। अरे भाई, जापान की अर्थव्यवस्था को हम ओवरटेक करने जा रहे हैं तो क्यों ना उसके साथ ही कंपटीशन किया जाए। तो इन आंकड़ों को अगर हम जापान के साथ कंपेयर करें तो जापान में पर कैपिटा इनकम क्या है? जापान में प्रति व्यक्ति आय है $33,900। अगर इसको हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये साल का 28 लाख रुपया, महीने का 2 लाख रुपया। यानी कि जापान में एक आम आदमी महीने का 2 लाख रुपया कमाता है और भारत में एक आम आदमी महीने का 20,000 रुपये कमाता है। यानी पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो जापान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से 11 गुना बड़ी है। 11 गुना बड़ी है। लेकिन ये कैसे हो गया? अभी तो हम कुछ देर पहले जापान की अर्थव्यवस्था को ओवरटेक कर रहे थे, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे थे, जर्मनी के पीछे दौड़ रहे थे, तो अभी यहां पीछे कैसे रह गए? दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि जो जीडीपी होती है वह किसी भी देश की आर्थिक ताकत को दर्शाता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, उस देश में रह रहे लोगों का, नागरिकों की जो औसतन आर्थिक स्थिति होती है या उसको दर्शाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि जीडीपी किसी एक बहुत बड़े पेड़ की तरह है। उस पेड़ पर फल लगते हैं। अब उस फल को खाने वाले कितने लोग हैं और हर व्यक्ति के हाथ में कितने फल आएंगे, या पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय से निर्धारित होता है। अरे भाई, जीडीपी बड़ी हो गई है, पेड़ पर फल तो लग रहे हैं, लेकिन क्या लोगों तक वो फल पहुंच रहे हैं? क्या लोगों की भूख मिट रही है? और अगर भूख नहीं मिट रही है तो पेड़ पर फल लगने का फायदा क्या?
दोस्तों, अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 190 देशों की सूची में 140वें स्थान पर आती है। दोस्तों, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो पर कैपिटा इनकम से आंकड़े आ रहे हैं, क्या ये आंकड़े देश में रह रहे लोगों की आर्थिक स्थिति को सही तरीके से बताते हैं? क्या ये आंकड़े पूरे सच हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अपनी आंखों पर से एक और चश्मा उतार करके बगल में रख दीजिए, आंकड़ों का चश्मा। ये आंकड़े गलत कैसे हो सकते हैं? ये आंकड़े गलत हैं, भ्रामक हैं, क्योंकि ये एवरेज आउट आंकड़े हैं, ये औसतन आंकड़े हैं। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए एक कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं। 10 लोगों में से 9 लोगों की जेब में 100 रुपए यानी कि 900 रुपए हैं, और केवल एक व्यक्ति की जेब में है 9100 रुपए। यानी कमरे में 10 लोगों के पास कुल मिला के हो गए 10,000 रुपए। अब अगर हम इसका एवरेज आउट निकालेंगे तो 10,000 बाई 10 यानी कि हर व्यक्ति की जेब में 1000 रुपए होने चाहिए। लेकिन सच्चाई तो ये नहीं है। सच्चाई तो ये है कि केवल 9 लोगों की जेब में है 100 रुपए और केवल एक व्यक्ति की जेब में है 9100 रुपए। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इनकम इनइक्वालिटी, इनकम डिस्पैरिटी। यानी कि जो जीडीपी नुमा बड़ा पेड़ लगा हुआ है, उस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। उन फलों में से अधिकतर फल केवल कुछ गिने चुने लोगों के पास ही जा रहे हैं, और अधिकतर लोग, उनकी जेबें और उनका पेट दोनों खाली रह जाते हैं। दोस्तों, अब जब हम आंकड़ों की बात कर ही रहे हैं तो एक और रिपोर्ट की बात कर देते हैं। साल 2023 में ऑक्सफैम इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट का शीर्षक था द सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडियन स्टोरी। इस रिपोर्ट को ऑक्सफैम इंडिया ने जारी किया था और इसका उद्देश्य था देश में जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको उजागर करना। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस समिट में प्रकाशित किया गया था, और इस रिपोर्ट से जो आंकड़े निकल करके बाहर आए वह बेहद चिंताजनक थे इस देश के लिए। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इस देश में जो टॉप के 1% लोग हैं, उनके पास देश की 40% से भी अधिक संपत्ति है। वहीं अगर टॉप के 10% लोगों की बात की जाए तो उनके पास देश में 72% से भी अधिक की संपत्ति है। वहीं जो नीचे बॉटम के 50% लोग हैं, जिसमें 70 करोड़ से भी ज्यादा लोग आते हैं, उनके पास देश में केवल 3% की संपत्ति ही है। इस देश में जो कॉरपोरेट के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी औसतन आय दिन की 72 लाख रुपए है। वहीं एक एवरेज आम आदमी की औसतन आय दिन की 300 रुपए से भी कम है। तो आप देख सकते हैं कि इस देश में इनकम इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है। दोस्तों, सरकार जो है डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, उससे कम पैसे लेती है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है जैसे कि जीएसटी, वहां सरकार का ध्यान अधिक होता है, वहां से सरकार की कमाई ज्यादा होती है। और आपको यह बात तो ध्यान रखनी चाहिए कि इस देश में जीएसटी जैसा टैक्स जो होता है हर व्यक्ति देता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो ठेले पर पानी पूरी बेचने वाला हो। यानी कि एक आम आदमी इस देश में टैक्सेस में जो अपनी हिस्सेदारी है वो तो दे रहा है, लेकिन जीडीपी से जो उसके हिस्से का विकास है वह उस तक नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों, यह इनकम इनइक्वालिटी देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इन आंकड़ों को अगर गौर से देखेंगे तो आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या यह विकास सही मायने में विकास है। दोस्तों, तो अब सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या सही मायने में देश विकास कर रहा है? हमें खुश होना चाहिए कि नहीं खुश होना चाहिए? तो इसका जवाब है कि चलो फिर से एक बार हम जो है चश्मा पहन लेते हैं और बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ, देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, हम विकास भी कर रहे हैं। हमारी जीडीपी जो आज से 10 साल पहले केवल 2 ट्रिलियन की थी, आज बन चुकी है 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। वहीं हम बहुत जल्दी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। यानी कि देश बड़ी तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। केवल सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि यह विकास जो हो वह समावेशी विकास हो, यानी कि देश के हर व्यक्ति को बढ़ती जीडीपी से उसके हिस्से का विकास उसकी जेब में मिले। और अगर सरकार यह सुनिश्चित करती है, अगर सरकार सुनिश्चित करती है कि देश के हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले, तो यह समावेशी विकास संभव है। हमें केवल जीडीपी में आगे नहीं बढ़ना है, हमें यह भी कोशिश करनी है कि देश के हर व्यक्ति का जो जीवन स्तर है वह भी आगे बढ़े। और जब ऐसा होगा तब सही मायने में उसे हम विकास कह पाएंगे। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे फटाफट से लाइक करें, इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें चश्मा उतार के। धन्यवाद।